स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल महादेव कोचिंग क्लासेस। तो आज हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेसेस पढ़ेंगे। तो व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? तो लाइफ प्रोसेसेस है क्या? ऑल द प्रोसेसेस विच आर नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स द्वारा जो जो प्रोसेसेस लाइफ को मेंटेन रखने के लिए जरूरी होती हैं वो सारी प्रोसेसेस लाइफ प्रोसेसेस कहलाई जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे? ऑल द नेसेसरी प्रोसेसेस required to maintain life आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। अब क्लास 10th के कोर्स में बेसिकली हम 4 लाइफ प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे। न्यूट्रिशन कैसे हम खाना खाते हैं और उससे कैसे हम एनर्जी ड्राइव करते हैं। सेकंड, रेस्पिरेशन, उस खाने से ऑक्सीडेशन कैसे करेंगे, जो हम सांस लेंगे उससे ऑक्सीजन हर एक सेल तक कैसे पहुंचेगा और उससे हम एनर्जी कैसे लेंगे। सेकंड, ऑक्सीडेशन। थर्ड, ट्रांसपोर्टेशन, पूरे शरीर में हमें एनर्जी चाहिए, वाटर चाहिए, मिनरल चाहिए, इन सब का ट्रांसपोर्ट हम ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे। एंड फोर्थ एंड नॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सक्रीशन में हम पढ़ेंगे कैसे जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजीनियस वेस्ट है उसे हम बॉडी से रिमूव करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशन में हम चले जाते हैं। पहली लाइफ प्रोसेस हमारी न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन पढ़ने में हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। दे आर बेसिकली 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, एक ऑटोट्रॉपिक और दूसरा हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक जैसे ऑटो आपने देखा होगा खुद ब खुद चलता है, तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी जो खाना बनाएंगे ऑर्गेनिजम्स वो अपने आप बनाएंगे। जैसे हमें पता है प्लांट्स अपना खाना खुद ब खुद बना लेते हैं, तो वो किस में आएगा? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम क्या पढ़ेंगे? ऑर्गेनिज्म व्हिच मेक देयर फूड देमसेल्फ बाय सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक CO2, वाटर, सनलाइट एक्सेट्रा। ये सारे ऑर्गेनिज्म किस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करेंगे? ऑटोट्रॉपिक। इसमें एग्जांपल में क्या आ जाएगा हमारा? एक तो हमारा आ जाएगा फोटोसिंथेसिस, और सेकेंडली केमियोसिंथेसिस। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। फोटोसिंथेसिस आई गेस आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा। केमियोसिंथेसिस भी कुछ ऐसा ही है, जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद तो बना रहे हैं लेकिन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट नहीं, विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो जमीन के अंदर होते हैं, उन्हें अपना खाना बनाने के लिए सफिशिएंट सनलाइट मिल नहीं पाती है, तो कुछ केमिकल्स का यूज करके अपना खाना बना लेते हैं। उनका भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक ही होगा, लेकिन उस प्रोसेस को हम केमियोसिंथेसिस बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं। अब दूसरा पार्ट हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब मैंने लिखा क्या? हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म व्हिच डिपेंड अपॉन ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स किससे बोलते हैं? जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। तो ऑर्गेनिज्म व्हिच डिपेंड अपॉन ऑटोट्रॉप्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का क्या मतलब है? डायरेक्टली यानी कि जैसे गोट सीधे ही घास खा लेती है, डायरेक्टली डिपेंडेंट है। अब जैसे इनडायरेक्टली में ह्यूमंस देख सकते हैं, हम इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है कैसे? जैसे हम गोट को भी खा लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम गोट को भी खा लेते हैं, लेकिन गोट किससे खाती है? घास ही खाती है गोट। तो हम इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हुए ऑटोट्रॉप्स पर ही, क्योंकि हम जिस भी चीज को खाएंगे वो चीज या तो सीधे ऑटोट्रॉप होगी, प्लांट्स होंगे, या कोई ऐसी चीज होगी जिसने प्लांट्स खाए हुए होंगे। तो हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स पे ही डिपेंड करते हैं, और इसलिए हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? हेट्रोट्रॉपिक है। तो न्यूट्रिशन क्या था? न्यूट्रिशन था द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड एनर्जी। तो हमारी जो भी डेली की ज़रूरतें हैं वो प्रोसेस के लिए हम जो फूड लेंगे और उससे कैसे हम एनर्जी ड्राइव करेंगे, ये सारी प्रोसेस हम न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे। हमने ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक देख लिया था, और अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर ही एक प्रोसेस आती है हमारी फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है? आई गेस कई लोगों को आप में से पता होगा। फोटोसिंथेसिस क्या है? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड बाय यूजिंग CO2, H2O, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब इसकी हम प्रोसेस एक केमिकल रिएक्शन भी देख लेते हैं कि एग्जैक्टली फोटोसिंथेसिस की केमिकल रिएक्शन है क्या। एक बैलेंस फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन कुछ ये है।
CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं, प्लस 12H2O वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्या सनलाइट भी चाहिए, साथ ही साथ क्लोरोफिल भी चाहिए। बनेगा क्या, C6H12O6 ग्लूकोज, खाना, प्लांट का खाना, प्लस 6O2 ये रिलीज कर देगा। वेस्ट प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट है प्लांट्स के लिए, और ये हमारे लिए जरूरी है लेकिन प्लांट्स के लिए वेस्ट प्रोडक्ट की तरह है। प्लस H2O भी रिलीज होता है और प्लांट ट्रांसपिरेशन के थ्रू करते हैं। आगे हम देखेंगे ट्रांसपिरेशन क्या है। कई बार पिछले कई सालों से बोर्ड में कुछ अलग तरीके से भी क्वेश्चन पूछा गया है इसी पे, तो हम वो भी देख लेते हैं। जैसे रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए होता है। तो रॉ मटेरियल में हमारा क्या क्या आ जाएगा बच्चों, बताओ। एक तो आ जाएगी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, एक रॉ मटेरियल, वाटर H2O दूसरा रॉ मटेरियल, सनलाइट होनी चाहिए तीसरा रॉ मटेरियल, क्लोरोफिल लिखो ना लिखो कोई खास जरूरत नहीं है। रॉ मटेरियल में ये आ गया। एंड प्रोडक्ट भी पूछा गया एक आध बार कि एंड प्रोडक्ट क्या मिलता है, जो मेन प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या मिलता है प्लांट्स को। तो एंड प्रोडक्ट क्या है हमारा एंड प्रोडक्ट है C6H12O6 ग्लूकोज एंड प्रोडक्ट है। अब बाई प्रोडक्ट हम उन प्रोडक्ट्स को बोलेंगे जो प्लांट्स के लिए जरूरी नहीं है लेकिन एज अ प्रोडक्ट हमें दे रहे हैं। तो बाई प्रोडक्ट में हमारे लिए ऑक्सीजन आ जाएगी। ऑक्सीजन गैस बाई प्रोडक्ट की तरह प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में रिलीज कर देते हैं, जो हमारे बहुत काम आ जाती है। तो फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर फूड बाय यूजिंग CO2 H2O सनलाइट एंड क्लोरोफिल। उसकी केमिकल इक्वेशन ये आपके सामने लिखी हुई है। रॉ मटेरियल, एंड प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट क्या क्या है ये आप देख लीजिए। केमियोसिंथेसिस, तो केमियोसिंथेसिस क्या है, द प्रोसेस by which certain bacterias make their food by using special chemicals। तो ये हो गया केमियोसिंथेसिस। कुछ भी नहीं है, फोटोसिंथेसिस जैसा ही है, बस यहाँ पर को सनलाइट और क्लोरोफिल का यूज ना होके कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो जमीन के बहुत अंदर रहते हैं, वो किसका यूज कर लेते हैं, कुछ केमिकल्स का, स्पेशल केमिकल्स का यूज कर लेते हैं अपना खाना बनाने के लिए। ये भी अपना खाना खुद बना रहे हैं, इसलिए इन्हें भी हम क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर ही आएंगे। अब एक और चीज है तुम्हारी बुक्स में, स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा। तो स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा होता है जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं, लीव्स में एक पोर्स होते हैं जिसकी मदद से एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर पाते हैं प्लांट्स, उसे स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा, यूज ऑफ स्टोमेटा लिख लेते हैं। यूज ऑफ स्टोमेटा, तो पहला यूज तो हो जाएगा स्टोमेटा का एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और दूसरा यूज हो जाएगा हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन, हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन। अब ये ट्रांसपिरेशन क्या है, ट्रांसपिरेशन कुछ भी नहीं है, ट्रांसपिरेशन कुछ भी नहीं है, क्या है देख लेते हैं। ट्रांसपिरेशन है लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा, लॉस ऑफ वाटर लिख दीजिए खाली। तो लॉस ऑफ वाटर अगर प्लांट करता है तो हम उसे ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, एवोपोरेशन नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। जब प्लांट लॉस ऑफ वाटर करेगा तो उस वक्त हम क्या बोल देंगे कि वो ट्रांसपिरेशन कर रहा है, लॉस ऑफ वाटर कर रहा है। अब वर्किंग ऑफ स्टोमेटा में भी एक आध बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमें बोर्ड के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, क्योंकि नंबर तो बेटा बोर्ड ही में चाहिए। वर्किंग ऑफ स्टोमेटा, तो स्टोमेटा इज कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल्स। गार्ड सेल होते क्या हैं, थोड़ा बहुत मैं दिखाने के लिए आपके लिए यहीं पे एक फिगर बनाने की कोशिश करता हूँ। ड्राइंग तो इतनी अच्छी है नहीं बेटा, लेकिन कोशिश करिएगा समझने की। तो ये जो दो बने हैं, ये बने हैं मेरे गार्ड सेल्स। ये जो दो बने हैं, ये बने हैं मेरे गार्ड सेल, और इनके बीच जो ये ओपनिंग सी दिख रही है, ये है स्टोमेटा पोर।
कोई भी लीव, नॉर्मल लीव, कोई भी पत्ती आप पकड़ेंगे पेड़ की, तो उसकी जो एपिडर्मिस सबसे बाहर की लेयर होती है, उसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे माइक्रोस्कोप से देखने पर ऐसे गार्ड सेल्स और उनके बीच में स्टोमेटापोर हमें देखने को मिलेंगे। अब होता क्या है, जब पानी बहुत ज़्यादा हो, जैसे बारिश के मौसम में आजकल पानी बहुत ज़्यादा है, पानी बहुत ज़्यादा है तो ये गार्ड सेल्स के अंदर प्लस H2O लिख देता हूँ, पानी बहुत ज़्यादा होता है तो ये गार्ड सेल के अंदर पानी भर जाता है और ये क्या हो जाते हैं बेटा, स्वेल हो जाते हैं, ये स्वेल हो जाते हैं। क्या हो गए हैं? स्वेल हो गए हैं, मोटे हो गए हैं। और स्टोमेटापोर में आप ही देखो बड़ा हो गया है, बिग। अब पानी इतना ज़्यादा है तो पानी लूज भी करना है, वरना इतना ज़्यादा पानी का करेगा क्या प्लांट, सड़ता है। ज़्यादा पानी भी अच्छा नहीं, ज़्यादा तो कुछ भी अच्छा नहीं बेटा। तो ज़्यादा पानी जब आ जाता है प्लांट्स के अंदर तो स्टोमेटा की जो ये गार्ड सेल्स हैं इनके अंदर पानी भर जाता है और ये स्वेल हो जाते हैं। इनके स्वेल होने की वजह से स्टोमेटापोर भी बड़ा हो जाता है और ट्रांसपिरेशन अब ईजिली जाएगा, जितना बड़ा शेड उतना ज़्यादा पानी ऊपर को जाएगा, ईजिली ट्रांसपिरेशन हो जाता है। तो कुछ फंक्शनिंग इसकी ऐसी है। अब जब पानी बहुत कम हो जाता है उसका भी देखिए, -H2O लिख देता हूँ। जब पानी बहुत कम हो जाता है, जैसे गर्मियों के दिनों में लगातार बहुत दिनों से धूप ही आ रही है और पानी हमने डाला नहीं है, तो उस समय क्या होगा, उस समय स्टोमेटापोर जो होते हैं हमारे श्रिंक हो जाते हैं। स्टोमेटापोर्स हमारे गार्ड सेल जो हमारे हैं वो श्रिंक हो जाते हैं। गार्ड सेल हमारे श्रिंक हो गया और स्टोमेटापोर हमारा क्या हो गया है, स्मॉल हो गया है। तो ट्रांसपिरेशन कम होगा, जितना भी पानी है प्लांट कोशिश करेगा उसे रिटेन करने की, वो ज़्यादा वेस्ट ना जाए। तो आप देख रहे हैं कि नॉर्मली तो स्टोमेटा गार्ड सेल के साथ कुछ ऐसा रहता है, थोड़ी बहुत ओपनिंग रहती है जिससे ट्रांसपिरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन यानी लॉस ऑफ वाटर। जब पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो गार्ड सेल हमारे स्वेल हो जाते हैं और जो स्टोमेटापोर है वो बड़ा हो जाते हैं, जिससे ट्रांसपिरेशन ईजिली हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा पानी है, हमें ज़्यादा पानी लूज भी करना है। और जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, पानी कम हो जाता है, -H2 लिखा हुआ है, तो स्टोमेटा की जो गार्ड सेल्स हैं वो गार्ड सेल्स श्रिंक हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, पास आ जाते हैं और स्टोमेटापोर हमारे स्मॉल, छोटा हो जाता है। तो इस तरीके से कंट्रोलिंग है वर्किंग ऑफ स्टोमेटा की। और यूज ऑफ स्टोमेटा हमने देख लिया, एक्सचेंज ऑफ गैसेज में मदद करता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज में भी कौन सी गैसेज, तो बेसिकली करेगा क्या, CO2 को तो ये अंदर ले लेगा और ऑक्सीजन को ये बाहर छोड़ेगा। तो इसी की मदद से ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होगा। साथ ही साथ हेल्प इन ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करता है। कैसे करता है पूरी हमने इसकी वर्किंग देख ली। टॉपिक में क्या आएगा, सेप्रो मीन्स रॉटन। सेप्रो का मतलब भी रॉटन होते हैं, तो वो सारे ऑर्गेनिज्म जो सड़े गली चीज़ों पे लगते हैं, जैसे कोई चीज़ मर गई या किसी जानवर की डेथ होगी तो उसके ऊपर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा चींटियाँ, बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया, कीड़े टाइप के आ जाते हैं। वो सारे क्या सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। करते क्या है ये ऑर्गेनिजम्स, इस टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये कुछ डाइजेस्टिव जूस उसकी बॉडी पे छोड़ देते हैं। जो सड़ा गला हो, मरा हुआ हो जानवर, उसकी बॉडी में कुछ डाइजेस्टिव जूसेस छोड़ेंगे और वो डाइजेस्टिव जूसेस बॉडी के बाहर ही, और डाइजेस्टिव जूसेस छोड़ के अपना चले गए। अब वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा फूड। जब फूड डाइजेस्ट हो गया उसके बाद उसका इंटेक करेंगे। फूड बॉडी के बाहर डाइजेस्ट होगा और जब डाइजेस्ट पूरा हो जाएगा उसके बाद इंटेक करेंगे। ये क्या था, सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरा हमारा पैरासाइटिक है। पैरासाइटिक को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पैरा मतलब ही अदर होता है। पैरा मतलब क्या होता है, अदर होता है, कोई और। तो इसमें आएगा क्या, ऑर्गेनिजम्स विच डिराइव देयर फूड, ऑर्गेनिजम्स विच डिराइव देयर फूड from other organisms, तो ये जिस ऑर्गेनिज्म से फूड लेंगे उसे तो हम बोल देते हैं होस्ट, और ये खुद क्या होते हैं, खुद इनको बोल देते हैं पैरासाइट। क्या बोल देते हैं, पैरासाइट। अब पैरासाइट भी दो टाइप के होते हैं, एंडोपैरासाइट और एक्सोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट और एक्सोपैरासाइट। तो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होगा, पैरा मतलब अदर, तो ऑर्गेनिज्म विच डिराइव देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, मतलब ये खुद कुछ नहीं करेंगे, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना ड्राइव कर लेंगे। जैसे एक अमर बेल बोलते हैं, कैस्कटा बोलते हैं इंग्लिश में। तो पेड़, कोई भी पेड़ के बगल में एक बेल सी चलने लगती है। अब वो बेल करती क्या, अपना खाना खुद कुछ नहीं बनाती, वो अपना खाना ड्राइव कर लेती है उसी पेड़ से। तो वो अपना तो हो गई वो पैरासाइट,
और वो पेड़ उसके लिए क्या हो गया, होस्ट हो गया। और अब ये पैरासाइट क्या बॉडी के बाहर है, पेड़ के बाहर ही लिपटी हुई होती है बेल, तो ये एक्सो पैरासाइट हो गया। एक्सो मतलब बाहर, पैरासाइट यानी पैरासाइट। तो एक्सो मतलब जो बॉडी के बाहर है। अब दूसरे कुछ राउंड वॉर्म्स होते हैं, जैसे छोटे बच्चों के पेट में हो जाते हैं, फिर हम उन्हें दवाई खिलाते हैं पेट साफ करने की, तो पेट के अंदर कीड़े जो कहते हैं, तो वही क्या हो गए, एंडोपैरासाइट। पैरासाइट में एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये अपने होस्ट को मारते नहीं है जान से, बस उनसे खाना ड्राइव करते रहेंगे। कमजोर जरूर कर सकते हैं लेकिन मारेंगे नहीं, कि डेडली नहीं होंगे, बस खाना ड्राइव करते रहेंगे। तो जैसे बच्चों का बताया मैंने, पेट में कीड़े जो हो जाते हैं, फिर कीड़े मारने की दवाई खिलाते हैं, तो जो कीड़े हैं राउंड वॉर्म्स हैं, वो क्या है, एंडोपैरासाइट, बॉडी के अंदर है, इसलिए एंडोपैरासाइट। ठीक हो गया, आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल लिख लेते हैं इनके। कैस्कटा जो मैंने बताया, अमरबेल। दूसरे हम लिख लेते हैं राउंड वॉर्म्स, ROUND, राउंड वॉर्म्स। प्लाज्मोडियम साइड से, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम एक हमने ऑर्गेनिज्म पढ़ा था 9th क्लास में, प्लाज्मोडियम। ये तीनों इसके एग्जाम्पल है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को जो फॉलो करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये अपने जो होस्ट है उसे मारते नहीं है, बस उससे अपना खाना ड्राइव करते रहते हैं टिल इनको जरूरत हो। अब थर्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, कोशिश करूंगा यहीं पे आ जाए। होलोजोइक में क्या होगा, फूड पहले अंदर जाएगा बॉडी के, सैप्रोफाइटिक की तरह नहीं कि फूड बाहर ही और वहीं पे डाइजेस्ट कर लिया हमने बाहर ही और उसके बाद अंदर ही। पहले फूड अंदर जाएगा, उसके बाद डाइजेशन होगा। पैरासाइटिक से कैसे अलग है होलोजोइक, होलोजोइक पैरासाइटिक से ऐसे अलग है क्योंकि पैरासाइट तो किसी और पे डिपेंड कर रहा था, यहाँ किसी और पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। वैसे तो सभी ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन वैसे ही किसी और चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये अपना खाना खुद, जो भी ऑटोट्रॉफ है खुद खाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल, अपना खाना हम खुद खाते हैं, बॉडी का अंदर डाइजेस्ट होता है। ऐसा नहीं कि हम बाहर ही छोड़ते हैं और उस पर कोई केमिकल गिराते हैं और वो खुद ब खुद पचता है, ऐसा नहीं करते हो, पचने के बाद खाएं, ऐसा नहीं होता हमारे साथ। हमारे साथ कैसा होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फूड इज फर्स्ट इनटेक, पहले अंदर जाते हैं बाय ऑर्गेनिज्म एंड देन इट इज डाइजेस्टेड। बाकी होलोजोइक को हम आगे भी देखेंगे। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबसे इंपॉर्टेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, क्योंकि इसे हम फॉलो कर रहे हैं, तो इसके बारे में हमें थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन हम देख रहे हैं। ये 5 स्टेप्स की प्रोसेसेस है, और हर कोई ऑर्गेनिज्म जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो कर रहा होगा, चाहे एनिमल्स हो चाहे ह्यूमंस हो, वो ये 5 स्टेप करेंगे ही करेंगे। अब ये स्टेप्स है क्या क्या, सबसे पहला स्टेप हम देख रहे हैं, क्या है, इंजेशन। इंजेशन मतलब क्या है, इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड। तो सबसे पहले कोई भी खाना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले मुंह के अंदर डालते हैं। तो यही स्टेप क्या है हमारा, इंजेशन है, इनटेक ऑफ फूड। चाहे जानवर हो चाहे हम हो, खाना सबसे पहले बॉडी के अंदर जाएगा। सेकंड क्या है, डाइजेशन, नाम ही से समझ में आ रहा है, डाइजेशन ऑफ फूड लिख देते हैं। लास्ट में तो हमें ग्लूकोज ही चाहिए, जैसे प्लांट को ग्लूकोज चाहिए था, उसी तरह ह्यूमंस को भी लास्ट में ग्लूकोज ही चाहिए। और लेकिन हम खाते क्या है, रोटी चावल, उससे हमें ग्लूकोज तक पहुंचना है, तो वही काम डाइजेशन के अंदर होगा। पूरा पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तब ये क्लियर हो जाएगा आपको। लेकिन अभी के लिए डाइजेशन ऑफ फूड, उसमें भी डाइजेशन ऑफ फूड क्या है, ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल इनटू सिंपलर वंस। तीसरा है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या है, एब्जॉर्बिंग डाइजेस्टेड फूड एंड ट्रांसपोर्टिंग इट टू ईच एंड एवरी सेल। तो थर्ड प्रोसेस एब्जॉर्प्शन में, जो फूड हमने अब डाइजेस्ट कर लिया था सेकंड प्रोसेस में, उसको हर एक सेल तक पहुंचाना है, बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाना है, वो एब्जॉर्प्शन से होगा। हमारी बॉडी में खाना हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे काफी हद तक डाइजेस्ट हो जाते हैं, कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाते हैं, वहां से एब्जॉर्ब करके बॉडी के हर एक सेल तक खाना पहुंचाना होता है। ये स्टेप हमारा थर्ड एब्जॉर्प्शन में आ जाएगा। चौथा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होगा, यूजिंग फूड टू गेट एनर्जी। अब हम खाना खा क्यों रहे हैं, इसीलिए खा रहे हैं ताकि हमें एनर्जी मिल पाए। तो ये फोर्थ स्टेप है, यूजिंग फूड टू गेट एनर्जी। और फिफ्थ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इजेशन, रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम बॉडी। फिफ्थ स्टेप हमारा इजेशन में आ जाएगा। इजेशन में अब जैसे सुबह बाउल मूवमेंट होते हैं, प्रेशर बनता है, तो हम करते क्या हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे बॉडी से बाहर करते हैं। तो ये फिफ्थ स्टेप है हमारा इजेशन। तो फिर से देख लेते हैं स्टेप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। 5 स्टेप की प्रोसेस है। पहला इजेशन, खाना अंदर को लेना। इंजेशन, सॉरी INGES, इंजेशन, खाना अंदर लेना।
सेकंड डाइजेशन, डाइजेशन यानी कि वही जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल है उसको सिंपल फूड पार्टिकल्स में तोड़ना, फूड को डाइजेस्ट करना। थर्ड एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, यही जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करके बॉडी की हर सेल तक पहुंचाना। चौथा एसिमिलेशन, एसिमिलेशन में क्या होगा, यही फूड से एनर्जी डिराइव करना, मेंटेनेंस के लिए जरूरी है, रिपेयर के लिए जरूरी है, अभी मैं बोल रहा हूँ आपको पढ़ा रहा हूँ इसके लिए एनर्जी जरूरी है, आप पढ़ रहे हैं इसके लिए एनर्जी जरूरी है, ये सब एसिमिलेशन के अंदर आ गया, यूजिंग फूड टू गेट एनर्जी। पांचवा क्या है, इजेशन, इजेशन में क्या आ गया, रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम बॉडी। अब जो खाना अनडाइजेस्टेड है, जो किसी काम का नहीं रहा, उसको बॉडी से रिमूव भी करना है, तो ये इजेशन के अंदर आ जाएगा। 5 स्टेप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन हो गए। तो स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन इन एमीबा, एमीबा के बारे में भी हमें देखना है। एमीबा है क्या, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, लेकिन करता क्या है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है, जो हम भी करते हैं। तो ये भी ये पांचों स्टेप करेगा। तो होता क्या है, जैसे किसी अमीबा को फूड पार्टिकल आसपास दिखे, रेड से फूड पार्टिकल बनाया हुआ है, फूड पार्टिकल आसपास दिखे, करता क्या है, सूडोफोडिया, तो आर्म लाइक प्रोजेक्शन को सूडोफोडिया बोलते हैं, सूडोफोडिया डेवलप करता है और वो फूड पार्टिकल को चारों तरफ से घेरना शुरू करता है, जैसा हम इस फिगर में देख रहे हैं। जैसे उसने घेरना शुरू करा, अंदर चले जाता है, फूड पार्टिकल को अंदर अपने ले लेता है, बीचों बीच में अमीबा की हमें न्यूक्लियस दिख रही है, साइटोप्लाज्म में अंदर ले लेता है, और किसके अंदर ले लेता है, फूड वैक्यूल के अंदर ले लेता है, फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल के अंदर अमीबा सारे डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करता है, उसके बाद सारा खाना यहीं पे पचता है, और याले स्टेप डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, तीनों स्टेप अंदर अमीबा करता है, दिखाया नहीं है लेकिन करता है। उसके बाद लास्ट स्टेप में क्या करते हैं, यही फूड वैक्यूल खिसकते खिसकते बिल्कुल बाउंड्री पे जाता है और न्यूट्रलाइज हो जाता है, खुद ब खुद खत्म हो जाता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है, इस फूड पार्टिकल से भी जो बचा कुचा फूड है वो बाहर को थ्रो आउट कर देता है। ये जो ये 4 डॉट्स अगर आपको दिख पा रहे हो, ये अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड, ये 4 डॉट थोड़े बड़े बना देता हूँ, अनडाइजेस्टेड फूड है, इसे बाहर इजेक्ट कर देता है। तो पांचों स्टेप अमीबा ने भी फॉलो करे हैं, इस तरह से आप 4 फिगर बना लेंगे तो बोर्ड में आई गेस आपको नंबर मिल जाएंगे। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा के बाद अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा जो आता है वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, और आपके सामने एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया हुआ है, हम देख लेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे चलती है। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है बकल कैविटी। बकल कैविटी यानी कि जो हमारे मुंह वाला हिस्सा है, जिसमें हमारे टीथ, टंग, माउथ वाला हिस्सा जो आता है वो बकल कैविटी में आता है। इसके अंदर क्या क्या होता है हम ये देखते हैं। उससे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ लें तो हमें पता होना चाहिए हमें डाइजेस्ट क्या करना है। तो बेसिकली कोई भी हम खाना खाते हैं उसमें 3 ही चीज़ें होती हैं, अलग अलग रेशियो में मिलेगी, लेकिन 3 ही चीज़ें हैं जिन्हें हमें ज़रूरी हैं जो हमारे लिए। एक हमारे हो गए कार्ब्स, कार्ब्स या कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट जिनसे हमें तुरंत एनर्जी मिलती है। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है वो है प्रोटीन, प्रोटीन जो हमारे मसल्स को रिपेयर करने के लिए यूज़फुल होती है। जैसे जो जिम यूज जाते हैं या जो लड़के जिम करते होंगे उन्हें पता होगा कि प्रोटीन पाउडर या इस तरह की चीज़ें लेते हैं ताकि हमारी मसल जल्दी जल्दी रिपेयर हो। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होते हैं हमारे फैट्स, फैट्स बोल दो या ऑयल बोल दो, जो हर खाने में इसेंशियल है। ये तीनों चीज़ें हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में हमें हर चीज़ से ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ C6H12O6 कंपाउंड भले ही बड़ा सा दिख रहा है लेकिन माइक्रोस्कोप से भी हमें देखना टफ पड़ जाता है। तो इतनी छोटी चीज़ चाहिए और खाते हम क्या हैं, रोटी, चावल, इस तरह की चीज़ें। तो उनसे हमें ये बनाना है और वो पूरा हम हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएगा। कैसे बनाएगा आप देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे माउथ में गया खाना, बगल कैविटी बोल दो या माउथ। तो माउथ ने क्या करा, माउथ ने करा खाली इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड, माउथ ने खाली इनटेक ऑफ फूड करा। उसके बाद अगला स्टेप हमारे टीथ पे गया, टीथ ने उसे चबाया, थोड़ा और छोटा करा। टीथ ने क्या करा लिख लेते हैं, ब्रेकिंग ऑफ फूड लिख देता हूं। अब जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है हमारे टंग और सलाइवा। तो हमारे मुंह के अंदर ही एक होता है सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। माउथ के अंदर ही क्या होता है हमारा एक सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, और इससे सीक्रेट होता है सलाइवा। और सलाइवा कंटेन्स
इससे सीक्रेट होता है सलाइवा, और सलाइवा क्या कंटेन करता है, कंटेन्स लिख देते हैं यहीं पे, सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज। अब ये सलाइवरी अमाइलेज जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। सलाइवरी अमाइलेज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट एंजाइम है बॉडी का। सलाइवरी अमाइलेज करता क्या है, जो स्टार्च होता है, स्टार्च यानी वो चिपचिपा, जैसे आपने कभी अगर भिंडी खाई हो, लेडी फिंगर भिंडी की सब्जी में वो चिपचिपा जो होता है वाइट वाइट सा, या चावल में जो वाइट वाइट सा मिलता है धोने पर, या आलू में जो वाइट वाइट होता है वो स्टार्च है। तो ये स्टार्च को सलाइवरी अमाइलेज के एक्शन से, सलाइवरी अमाइलेज SA लिख देता हूँ, सलाइवरी अमाइलेज के एक्शन से सीधे माल्टोज में चेंज हो जाता है, एक तरह की शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो सलाइवरी अमाइलेज ने क्या करा, सलाइवरी अमाइलेज जो एक एंजाइम है उसने क्या करा, स्टार्च को सीधे ही माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का ही एक टाइप है, तो हमें कार्ब्स तो मुंह में ही मिल गए, इसलिए कहते हैं खाना अच्छे से चबाना चाहिए। तो हमारा खाना मुंह में गया, सबसे पहले मुंह ने इंटेक ऑफ फूड करा, तीस ने उसे और छोटे टुकड़ों में करा। क्यों करा, क्योंकि हमें जो चीज़ चाहिए वो बहुत छोटी है, और जो हम चीज़ खा रहे हैं वो बहुत बड़ी है, रोटी चावल या कुछ भी इस तरह की चीज़ें। सलाइवरी ग्लैंड, मुंह के अंदर ही एक सलाइवरी ग्लैंड है, यहाँ से थूक निकलता है हम कहते हैं, तो वही सलाइवा जो है वो सलाइवा क्या करता है, इट कंटेन्स सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवा कंटेन्स सलाइवरी अमाइलेज, एक तरह का एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज। वो सलाइवरी अमाइलेज करता क्या है, स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर देता है। स्टार्च से हमें शुगर सिस्टिक एसिडोसिस का एक टाइप हो गया, वो हमें मुंह में ही हमारा पचना शुरू हो चुका है। अब इसके बाद हमारा खाना बगल कैविटी तक हमारा खाना पहुंच गया था, बगल कैविटी में हमारा स्टार्च बच के माल्टोज में चेंज हो चुका है। बगल कैविटी से हमारा खाना कहाँ को आ रहा है, फूड पाइप में आ रहा है, ओसोफेगस में आ रहा है, और आ कैसे रहा है, पेरिस्टालिक मोशन, पेरिस्टालिक मूवमेंट करते हुए आ रहा है। पेरिस्टालिक मूवमेंट क्या है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स ऑफ ओसोफेगस। जो हमारी ओसोफेगस या फूड पाइप की जो मसल्स है, इसका रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से खाना जो होता है वो नीचे को पुश भी होता है, और इसी को हम पेरिस्टालिक मूवमेंट बोलते हैं। और ये करते हुए खाना कहाँ एंटर कर जाएगा, हमारे स्टमक में एंटर कर जाएगा। खाना हमारे कहाँ का एंटर कर जाएगा, स्टमक में एंटर कर जाएगा। अब स्टमक में क्या क्या होता है, पेरिस्टालिक मूवमेंट करते हुए यहीं पे हमने लिख लिया है, अब स्टमक को देख लेते हैं। स्टमक में 3 एंजाइम्स मिलते हैं हमें, स्टमक में हमें 3 एंजाइम्स मिलते हैं। पहला हो गया हमारा पेप्सिन, दूसरा हो गया हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और तीसरा हमारा हो गया क्या, म्यूकस। पेप्सिन क्या करेगा, पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्ट करने के काम आता है, पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा, लेकिन मीडियम कैसा चाहिए इसे, एसिडिक चाहिए, एसिड होना चाहिए पेट के अंदर, तब जाके ही वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाएगा हमारा पेप्सिन। तो वो एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड करेगा, HCl, एंड किल जर्म्स भी मारता है। तो हमने क्या देखा, पेट में खाना पहुंचा, कैसे पहुंचा, मुंह से होते हुए पहुंचा, मुंह के अंदर पेरिस्टालिक, मुंह के अंदर हमारे सलाइवरी ग्लैंड था, सलाइवरी ग्लैंड ने सलाइवा सीक्रेट करा, और सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज है। सलाइवरी अमाइलेज करता क्या है, स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर देता है, यानी कि खाना हमारा मुंह के अंदर ही पचना शुरू हो गया, कार्ब्स। उसके बाद पेरिस्टालिक मूवमेंट करते हुए फूड पाइप के थ्रू खाना स्टमक में पहुंचा, पेरिस्टालिक मूवमेंट करते हुए खाना फूड पाइप से स्टमक में पहुंचा। पेरिस्टालिक मूवमेंट क्या था, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स ऑफ फूड पाइप विच पुश द फूड डाउनवर्ड, फूड को नीचे फेंकेगा, कैसे, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते हुए। अब खाना हमारे स्टमक में पहुंच गया, स्टमक में 3 एंजाइम्स होते हैं, कहाँ में, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, लेकिन मीडियम कैसा चाहिए, एसिडिक चाहिए। एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कौन करेगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड करेगा, साथ ही साथ क्या भी करेगा, किल जर्म्स भी मारेगा। अब जब पेट में एसिड होगा तो पेट की जो इनर लाइनिंग है वो डैमेज हो सकती है, अंदर की तरफ से पेट एसिड बाहरी की तरफ से पेट में पड़ जाए तो दिक्कत है, अंदर से तो और डेलिकेट ऑर्गन है हमारा पेट,
तो उसके उससे बचाने के लिए थर्ड चीज जो हमारी है वो है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम एक्शन फ्रॉम HCl। प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम HCl। तो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक जो है उसको HCl के एक्शन से बचाता है म्यूकस। म्यूकस क्या है? जो हमारे नाक में भी होता है, जब जुकाम हो जाता है तो म्यूकस ही होता है। तो जो जुकाम हम बोलते हैं वो म्यूकस है। करता क्या, वो पेट के अंदर एक लेयर सी लगा देता है जिससे जो एसिड का एक्शन है उससे थोड़ी प्रोटेक्शन हो जाए। तो ये तीन हमारे स्टमक के अंदर हो गया। तो स्टमक के अंदर हमारा प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया, कार्ब्स हमारे मुंह में डाइजेस्ट होना शुरू हो गए थे, प्रोटीन हमारे स्टमक में आधा डाइजेस्ट हो चुका है, फैट्स और ऑयल अभी तक हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर रही है, देखेंगे आगे। अब जैसे स्टमक में पहुंचा, स्टमक की बगल में हमें लीवर दिख रहा है। लीवर है क्या? लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी का। ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है? लीवर है। अब लीवर बनाता क्या क्या है? दो चीजें बनाते हैं लीवर, एक बाइल जूस और दूसरा बाइल सॉल्ट। अब यहाँ पे हमें गॉल ब्लैडर भी दिख रहा है, पतली सी थैली जैसी जो दिख रही है, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या करता है? स्टोर बाइल। ये जो लीवर बना रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है बाइल जूस और बाइल सॉल्ट, स्टोर उसे कौन कर रहा है? गॉल ब्लैडर कर रहा है। स्टोर बाइल एंड सैंड एज पर रिक्वायर्ड, एज पर रिक्वायर्ड। जब भी जरूरत पड़े तब वो बाइल को सैंड कर दे रहा है। उसके बाद ये स्टमक से खाना तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रही है, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन दिख रही है। देख, नाम भले स्मॉल इंटेस्टाइन है लेकिन लंबी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। लार्ज इंटेस्टाइन नाम लार्ज है लेकिन होती छोटी है, लेंथ में छोटी होती है। यहीं पर कोई एक और चीज है, मछली सा कुछ चाकू सा जो दिख रहा है, ये पैनक्रिया है। पैनक्रिया क्या करता है? पैनक्रिया के भी दो एंजाइम्स आते हैं, दो एंजाइम्स आते हैं। एक होता है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, और दूसरा जो एंजाइम है वो होता है लाइपेज। अब खाना हमारा स्टमक से कहाँ पहुंच गया है? स्टमक से होते हुए हमारा खाना पहुंच गया है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये जो ये पतली सी ट्यूब सी दिख रही है, ये बाइल डक्ट है। तो खाना हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में सीक्रेशन कहाँ से आ रहा है? पैनक्रिया से भी आ रहा है और लीवर से भी आ रहे हैं, जो गॉल ब्लैडर के थ्रू पहुंच रहे हैं हम तक, जो थ्रू गॉल ब्लैडर हम तक पहुंच रहा है। लीवर करता क्या है? बाइल जूस और बाइल सॉल्ट बनाता है और उसे स्टोर हमारा गॉल ब्लैडर करता है, और जब भी जितनी जरूरत पड़े सैंड कर देता है। गॉल ब्लैडर का इतना काम है। पैनक्रिया क्या करता है? दो तरह की जूस, ट्रिप्सिन और लाइपेज बनाता है। अब करते क्या है ट्रिप्सिन और लाइपेज? ट्रिप्सिन भी क्या करता है? डाइजेस्ट प्रोटीन, डाइजेस्ट प्रोटीन। कभी आप अगर कोई नॉन वेजिटेरियन हो उसे पता होगा कि प्रोटीन अगर ज़्यादा नॉन वेज खा लो तो उसे डाइजेस्ट करना टफ पड़ता है, क्योंकि दो बार डाइजेस्ट होना होता है। एक बार पेप्सिन करता है, दूसरी बार उसी का भाई ट्रिप्सिन। सिन दोनों में आ रहा है, पेप्सिन भी डाइजेस्ट करता है, ट्रिप्सिन भी करता है। अब ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन लेकिन करेगा कब? कब करेगा? डाइजेस्ट प्रोटीन इन बेसिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम। यानी कि पहले एसिडिक चाहिए था, एसिडिक यानी कि खट्टा, अब क्या चाहिए? बेसिक, कड़वा चाहिए उसे। और ये कड़वा बेसिक मीडियम कौन प्रोवाइड करेगा? बेसिक मीडियम प्रोवाइड करेगा बाइल जूस। बाइल जूस किसने बनाया था? बाइल जूस बनाया था हमारे लीवर ने। बाइल जूस जो बनाया वो बाइल जूस भी हमारे खाने में पहुंचेगा, खाने को बेसिक बनाएगा। उसके बाद जो ये ट्रिप्सिन है अपना काम करना शुरू करेगा और प्रोटीन डाइजेस्ट करना शुरू करेगा। दूसरा क्या है हमारा? लाइपेज। ये क्या करता है? ये डाइजेस्ट फैट, डाइजेस्ट फैट, आगे से लिख देते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स। लाइपेज कह रहा है मैं फैट तो डाइजेस्ट कर दूंगा लेकिन मेरे को स्मॉल मॉलिक्यूल्स देना। अब फैट के होते क्या हैं? बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। फैट के बड़े मॉलिक्यूल्स कहाँ पे बनाया जाए? यहाँ पे कोशिश करेंगे बनाने की। तो ये जो बड़े फैट मॉलिक्यूल्स हैं, इनसे स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स, फैट मॉलिक्यूल्स
करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। और ये किसकी मदद से होगा, बाइल सॉल्ट की मदद से होगा। बाइल सॉल्ट किसने बनाया था, बाइल सॉल्ट भी हमारे लीवर ने ही बनाया था। तो बाइल, तो ये इमल्सिफिकेशन कई बार पूछा गया क्वेश्चन बोर्ड में, व्हाट इज इमल्सिफिकेशन, तो है क्या, breaking down big fat molecules into small fat molecules with the help of bile salt is called emulsification। आई गेस आपको क्लियर हो चुका होगा, फिर से सुन लीजिए। breaking down of big fat molecules into smaller fat molecules with the help of bile salt is called emulsification। अब जब ये छोटे फैट मॉलिक्यूल हो गए, उसके बाद लाइपेज के पास पहुंचे, लाइपेज ने इन्हें डाइजेस्ट कर दिया और फैटी एसिड में कन्वर्ट कर दिया। लाइपेज के पास पहुंचा ये स्मॉल फैट मॉलिक्यूल, लाइपेज ने ये फैट को डाइजेस्ट करके फैटी एसिड बना दिए। तो हमारी बॉडी के तीनों इंपॉर्टेंट चीज अब हमारे डाइजेस्ट हो चुके हैं। कार्ब्स मुंह में ही डाइजेस्ट होना शुरू हो गए थे, थोड़ा बहुत पेट में भी हुए होंगे। प्रोटीन पेट में हुए, उसके बाद पेट में किसकी मदद से हुए, पेप्सिन की मदद से हुए। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचे, स्मॉल इंटेस्टाइन में किसकी मदद से हुए, ट्रिप्सिन की वजह से हुए। ट्रिप्सिन कहाँ से आया था, पैनक्रिया से आया था, और इनको पैनक्रेटिक जूसेस भी बोलते हैं, पैनक्रेटिक जूसेस। किसको किसको, ट्रिप्सिन और लाइपेज को। उसके बाद तीसरा, इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस भी, बड़ी बिग फैट मॉलिक्यूल से स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स बने और वो स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स को लाइपेज ने डाइजेस्ट कर दिया। तो हमारे कार्ब्स, प्रोटीन, फैट तीनों डाइजेस्ट हो चुके हैं। अब खाना हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया है, खाना हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया है। स्मॉल इंटेस्टाइन का अब हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता क्या है, थोड़ा स्पेस चाहिए पड़ेगा। तो खाना हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया था, कैसे क्या क्या हुआ हमने देख लिया था। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, तो ये अगर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन का थोड़ा जूम्ड वर्जन बना रहा हूँ, है स्मॉल इंटेस्टाइन ही, इतनी बड़ी नहीं होती। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं, विलाई। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, प्रोजेक्शन, इनको बोलते क्या है, विलाई। करते क्या है, अब खाना हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया, खाना पच चुका है, तो विलाई के दो फंक्शन हो गए, फंक्शन भी लिख लेते हैं यहीं पे फंक्शन। पहला तो हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, या एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। और दूसरा फंक्शन क्या हो गया इनका, डिक्रीजिंग द साइज ऑफ ल्यूमेन, डिक्रीजिंग द साइज ऑफ ल्यूमेन। तो पहला फंक्शन एब्जॉर्प्शन और डाइजेस्टेड फूड, जो फूड हमारा डाइजेस्ट हो गया है तो इसके पीछे क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ये विलाई फिंगर लाइक जो है इसके पीछे ब्लड कैपिलरीज होती है, वहां से सारा डाइजेस्टेड फूड बॉडी की ईच एंड एवरी सेल तक पहुंच जाता है। डाइजेस्टेड फूड है क्या हमारा, C6H12O6, बॉडी के हर सेल तक ये C6H12O6 कौन पहुंचाता है, विलाई पहुंचाते हैं। एक और चीज, विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होने से मदद क्या है ये देखिएगा। अगर मैं ये हाथ को पेंट की बकेट में डालूं तो मेरा कितना हिस्सा पेंट हो जाएगा, ये पूरा कवर, ये पूरी उंगलियां मेरी चारों तरफ से पेंट हो जाएगी। अगर ये फिंगर लाइक नहीं होते और सीधा होता और सीधा करता तो खाली मेरे को इतना सा हिस्सा मिलता पेंट, इस सामने का हिस्सा ही मेरे को पेंटेड मिलता। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होने की वजह से क्या हुआ, सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया विलाई का एब्जॉर्प्शन के लिए। अब इतनी ज्यादा जगह से वो विलाई एब्जॉर्ब कर सकते हैं डाइजेस्टेड फूड, तो ज्यादा अच्छा इफिशिएंसी होगी विलाई की। पहला फंक्शन हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, फिंगर लाइक क्यों है, ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए और ज्यादा एब्जॉर्प्शन कर पाए। दूसरा है डिक्रीजिंग द साइज ऑफ ल्यूमेन। अब ये ल्यूमेन क्या है, जो अंदर का याला हिस्सा आपको दिख रहा है, जिस हिस्से से खाना आगे को जाएगा, ये ल्यूमेन है। अब ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आ गए तो इससे ल्यूमेन भी छोटा हो गया, ल्यूमेन छोटा हो गया तो रुकावट आ गई समझने के लिए। जैसे अगर ये विलाइज हैं और ये स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी, जितना मेरा हाथ है उतनी स्मॉल इंटेस्टाइन थी, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी थी, जितना हाथों के बीच स्पेस दिख रहा है आपको। अब विलाई आने की वजह से हाथों के बीच स्पेस कम हो गया है। अब ये जो स्पेस कम हुआ है, खाना इसी से होते हुए आगे को जाएगा, तो ये ल्यूमेन यही होता है, ये जो बीच का स्पेस था ये ल्यूमेन था, इसको डिक्रीज कर दिया। इससे क्या फायदा हुआ, अब खाना धीरे धीरे आगे को जाएगा, खाना धीरे धीरे आगे को जाएगा, ज्यादा टाइम एब्जॉर्प्शन के लिए मिलेगा और ज्यादा अच्छी एफिशिएंसी हो जाएगी हमारी बॉडी की। तो दो काम हो गए विलाई के,
एक तो हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, दूसरा हो गया डिक्रीजिंग द साइज ऑफ ल्यूमन। ल्यूमन यानी कि जिस हिस्से से, किसी भी पाइप या किसी के हिस्से से खाना आगे हो या कोई भी चीज आगे हो जाए। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारा सारा चीज डाइजेस्ट होके जा रहा है। अब पहुंचेगा कहाँ खाना? लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ पहुंचेगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन तक हम पहुंच चुके हैं, अब खाना कहाँ पहुंचा हमारा? लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में भी विलाइज होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में भी विलाइज होते हैं, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन के विलाई क्या करते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाई क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। लार्ज इंटेस्टाइन के विलाई क्या करेंगे? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड मिनरल्स। अब लार्ज इंटेस्टाइन में भी विलाइज होते हैं, सेम फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ज्यादा सरफेस एरिया होने की वजह से। अब खाना तो पूरा डाइजेस्ट हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, सारा खाना जो है डाइजेस्टेड खाना है वो एब्जॉर्ब तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की विलाइज ने कर दिया है। लार्ज इंटेस्टाइन के विलाई क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे वाटर, सॉल्ट और मिनरल जो बचा कुछ है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच गए हैं हम। लार्ज इंटेस्टाइन से खाना हमारे कहाँ पहुंच जाएगा? रेक्टम से होते हुए एनस। एनस के थ्रू हम सुबह सवेरे अपना खाना बाहर कर देते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि सुबह, ऐसा किसी के साथ नहीं होता होगा कि 5 बजे और खाना भारी होना होता है, 5 बजे से पहले ही हमें वॉशरूम में है। हम थोड़ा बहुत कंट्रोल कर पाते हैं, प्रेशर को हम थोड़ी देर कंट्रोल कर पाते हैं। वो कंट्रोल हम किससे करते हैं? एनल स्पिंचर से करते हैं। एनल स्पिंचर होता है जब हम अपने कंट्रोल के हिसाब से उसे ओपन करते हैं, तभी हम इजेक्ट करते हैं, खाना बाहर करते हैं। सुबह बाउल मूवमेंट तब होता है। पिछले साल बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन, नेम द मसल विच इज सिचुएटेड बिटवीन एनस एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो क्या है? एनल स्पिंचर है वो मसल का नाम। लास्ट ईयर 2022 के बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए ये लिखना पड़ रहा है। एक और चीज, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स के आगे मैंने वेस्टिजियल ऑर्गन लिखा हुआ है, तो अपेंडिक्स वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन्स होते हैं जो अब हमारे किसी काम के नहीं रहे, पहले कभी किसी काम आया करते थे। तो किस काम आया करता था अपेंडिक्स? जब आदि मानवों के समय में थे तो इंसान घास भी बहुत ज़्यादा खाता था, अब हम घास इतनी खाते नहीं है। तो जब हम घास बहुत ज़्यादा खाते थे तो घास में सेलुलोज हुआ करता था, जिससे सेल वॉल बनती थी। अगर याद हो क्लास 9, तो सेल वॉल जिससे बनती थी वो सेलुलोज हुआ करता था, और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के काम में आता था ये वेस्टिजियल ऑर्गन है अपेंडिक्स। अब जितनी भी हम हरी सब्जियां भी खाते हैं तो वो भी हम पका के खाते हैं, तो उसमें ही सेलुलोज सारा डाइजेस्ट हो चुका होता है, तो इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। अपेंडिक्स की वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया। पहले किस काम आता था? सेलुलोज डाइजेस्ट करने के काम आता था। तो इसके साथ आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म।